हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी IAS विद प्रिंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इसमें 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सभी NCERT पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने 6 क्लास का हिस्टोरी का NCERT लेकर आया हूँ, फिर ज्योग्राफी आएगा, फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा NCERT जितना भी NCERT है सारा NCERT हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए इस 6 क्लास का NCERT को हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी हमारा वीडियो आप सभी तक जाए और आप लोग भी पढ़ सकें। चलिए तो पहला अध्याय हम लोग चालू करते हैं क्लास 6 क्लास की। तो इसमें पहला अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये 6 क्लास का NCERT हमारा पूरा प्राचीन भारत है, एंशियंट हिस्ट्री है 6 क्लास का। इसमें क्या का मतलब क्या होता, क्या का मतलब इसमें क्या होगा, कब का मतलब क्या होगा और कहाँ और कैसे, आखिर इसका मतलब क्या होगा। देखिए, क्या का मतलब होगा कि आखिर लोग मतलब कि कब रहते थे, ठीक है, और रहते थे तो कहाँ रहते थे, और ठीक है मान लिए कि रहते थे तो कैसे रहते थे और क्या खाते थे। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, क्या, कब, कहाँ और कैसे का उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये एक लड़का है जिसका नाम रशीद है। ठीक है, रशीदा है, एक लड़की है, इसका नाम रशीदा है। रशीदा घर बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसके निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी, कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। ये भी उसके मन में सवाल आने लगा कि 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये कैसे हम लोग जानेंगे। आखिर 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, जो घटना बीत चुका है उसके बारे में हम लोग कैसे पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कैसे पता लगाएं, यहाँ पे दिया हुआ है कैसे पता लगाएं। ठीक है, देखिए कैसे पता लगाएं। यह पता लगाने के लिए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। देखिए, आप लोग टेलीविज़न देख सकते हैं पहलों की जानकारी लेने के लिए, रेडियो को भी सुन सकते हैं, अखबार को भी पढ़ सकते हैं और ऐसे व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं जिसको उस समय का घटना के समय उसकी जानकारी हो, वो जानता हो कि उस समय क्या हुआ था। ऐसे व्यक्ति से भी आप मिलकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगला है अतीत के बारे में। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये दिया हुआ है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें आखेटक, आठेकक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी, ध्यान रखिएगा, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। और पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारी, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। हम ये सारा बातें जो है इसकी जानकारी हम ले सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सी नाटक देखा करते थे या फिर कौन सी गीत गाते थे। हमें सारी बातों का पता लग सकता है कि आखिर उस समय लोग कैसे रहते थे। शिकारी थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, संगीतकार थे या फिर वैज्ञानिकों के, इन सभी व्यक्तियों का जीवन के बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आखिर लोग कौन सी कहानियाँ सुना करते थे या फिर कौन सा खेल खेलते थे। इन सभी बातों का हम लोग पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर उस समय लोग कहाँ रहते थे, आखिर उस समय लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, यहाँ पे दिया है लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे दिया है मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाइए।
चलिए हम लोग नर्मदा नदी को देखते हैं कि आखिर नर्मदा नदी कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे मानचित्र में देखेंगे हम लोग नर्मदा नदी क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नर्मदा नदी। ये जो नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा नदी के तट पे लोग रहा करते थे। और यहाँ पे रहने का मुख्य कारण यह था कि यहाँ पे पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। और यहाँ पे शिकारी करके लोग अपना जीवन यापन चलाते थे। और इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे उसके बाद लोग यहाँ पे भी रहते थे। और गारो के पहाड़ियाँ, किरथर पहाड़ी और सिंधु नदी में देखिए, सिंधु नदी से होकर 4 नदियाँ गुजरती है। सतलज, रावी, चेनाब और झेलम, ये 4 नदियाँ है। ठीक है, देखिए हम लोग देख लिए उस नदी के। देखिए नर्मदा नदी हम लोग देख लिए। देखिए नर्मदा नदी में दिया हुआ है, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब संग्राहक उसे कहते हैं जो कंद फल मूल इकट्ठा करके अपने जीवन यापन को चलाते हैं, उसे हम लोग संग्राहक कहते हैं। जो आसपास के जंगलों के विकास संपदाओं से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों और अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेटक या शिकार भी करते थे। जो नर्मदा नदी के तट पे लोग रहते थे, वे लोग जो नर्मदा नदी के तट पे रहते थे वे आरंभिक मतलब कि संग्राहक थे, जो अपना जीवन यापन के लिए कंद फल मूल इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करके भी अपना जीवन यापन करते थे। आगे हम लोग चलते हैं। अब दिया हुआ है, देखिए अब तुम उत्तर पश्चिमी में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। वहाँ पे हम लोग पहले ही देख चुके हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है ना, ये है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ये किरथर पहाड़ी है और ये आप लोगों का सुलेमान है। ये सुलेमान पहाड़िया है, ये वाला सुलेमान और ये वाला किरथर पहाड़ी, जो आज के आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। ये देखिए इसको आगे हम लोग चलते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम सबसे पहले गेहूं और जौ का फसल स्त्री और पुरुषों ने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर उगाया था। सर्वप्रथम यहीं से हमें गेहूं और जौ का साक्ष्य मिलता है कि वहाँ पे लोग रहते थे भी और वो खेती भी करते थे। जो गेहूं और जौ की खेती होती थी, सबसे पहले यही खेती का शुरुआत किया गया था। ठीक है, उन्हें भेड़, बकरी और गाय बैलों जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, और जो लोग पहाड़ियों पे रहते थे वे लोग खेती करते थे और गाय भैंस को पालतू जानवर बनाना वहाँ पे प्रारंभ हो गया था। और जहाँ पे गाय भैंस को अगर पालतू बना कर रहेंगे तो सारे लोग एक ही झुंड में रहते थे, जिससे बस्ती का धीरे धीरे निर्माण भी होना शुरू हो गया था उस समय। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। और चावल का सबसे पहले हमें उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले चावल उगाया गया था। देखिए ये गारो पहाड़िया है, ये है आपकी गारो पहाड़िया। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का चावल को साक्ष्य मिला था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। देखिए
सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटीय इलाकों में नगर का विकास आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। गंगा नदी के किनारे आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोग वहाँ पे रहा करते थे और ज़्यादातर नगरें जो है वो समुद्र के किनारे ही विकसित होता था, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को आसानी से पीने के लिए जल मिल जाता था। इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब कि नदी के किनारे या फिर समुद्री तट पर ही लोग रहा करते थे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं हम लोग। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल के में मगध, वर्तमान बिहार, ये मगध बिहार में मतलब मगध के नाम से ही बिहार को पहले जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और मगध का शासक सबसे शक्तिशाली था। उन्हें एक विशाल राज्य स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य का स्थापना की गई थी। ठीक है, लोगों ने संदेव उपमहाद्वीप का एक हिस्सा दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। मतलब कि लोग ने उस समय असंभव था यात्रा करने के लिए, फिर भी वो एक जगह से दूसरे जगह का यात्रा किया करते थे। वो यात्रा बहुत ही जोखिम भरी यात्रा रहती थी। कभी कभी हिमालय के ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान और नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरा होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वो लोग यात्रा करते थे। कभी लोग काम के तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। कभी कभी लोगों को काम की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था, तो कभी कभी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गया तो इसके कारण भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरी क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेना भी थी जो दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण कर विजय करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भी जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव में तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाते रहते थे। जो भी व्यापारी लोग थे वो अपना व्यापार करने के लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, अपने यहाँ का वस्तु ले जाकर दूसरे के यहाँ बेचते थे और उधर का वस्तु लेकर अपने इधर बेचते थे। और वो भी उनको भी यात्रा करने में काफ़ी मुश्किलें होती थी, उन्हें भी नदियाँ पार करनी होती थी, समुद्र से होकर गुजरना पड़ता था, पहाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। और धार्मिक गुरु जो लोग थे वो शिक्षा देने के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव में वो लोग भी जाते थे और अपने शिक्षा का एक दूसरे को देते थे। ठीक है, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा भी करते थे। कुछ लोग भी थे ऐसे जो मतलब स्थान को मतलब दूसरे जगहों को खोज में भी वो यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला और इन लोगों को एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिला। ये लोग यात्रा करते थे तब इन लोगों को अवसर मिला एक दूसरे के बारे में जानने का। आप बताइए कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिएगा फिर से आप लोग मानचित्र 1 को। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ये जो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र है ये एक प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उस समय इन सीमाओं को पार करना असंभव था, मतलब आसान नहीं था। जैसे पहाड़ी को पार करना आसान नहीं था, पर्वत को पार करना आसान नहीं था, समुद्र को भी पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसे चाहा हुए ऐसा कर सके, वे पर्वत के ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को भी पार कर सके।
फिर भी लोग उस समय यात्रा करते थे, गहरे समुद्र को भी पार करते थे और ऊंचाई वाली पर्वतों और पहाड़ों से भी लोग यात्रा किया करते थे। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। और उपमहाद्वीप के बाहर से, जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत के बाहर से भी लोग यहाँ पे आए और यहीं पे बस गए। देखेंगे लोगों ने इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जैसे कि अगर दूसरे स्थान का व्यक्ति अगर इधर आएगा तो वो अपने साथ ज़रूर अपने साथ कुछ न कुछ अपने यहाँ का कल्चर लेकर आएगा। तो उस कल्चर को भी हम लोग सीखते थे और वे लोग भी हमारे साथ रहकर वे लोग भी हमारे कल्चर को अपना लेते थे और यहीं पे रह जाते थे। देश का नाम, अब लोग हम देखेंगे कि अपना देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, देखिए अपने देश के लिए हम पराया इंडिया शब्द तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया जो शब्द है ये वे इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। ये जो सिंधु नदी है ना, उसी पे निकला हुआ है, जिसे सिंधु को हम लोग इंडस उस समय कहते थे। ठीक है, सिंधु से हमें इंडस शब्द निकलता है, उसी से इंडिया का मतलब इंडिया शब्द हुआ है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस कहा। ठीक है, और इसी नदी के पूर्व स्थित में जो भूमि थी, जो प्रदेश था, उसी को उन लोगों ने इंडिया कहा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया का भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। उस समय जो था इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, ना कि पूरा उपमहाद्वीप के लिए। ये केवल वहाँ के उत्तर पश्चिमी में जो लोग रहते थे उनके लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभ में लगभग 3500 वर्ष पुरानी, देखिएगा 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। सबसे पुराना ग्रंथ है हम लोग का ऋग्वेद, जो 3500 वर्ष पुराना है, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पुराना कोई वेद है तो वो है ऋग्वेद, जो 3500 वर्ष पुराना है। बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। इंडिया का बाद में प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा और उस समय केवल उत्तर पश्चिमी में जो भी समूह रहते थे उनके लिए केवल इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता था। अभी तो पूरे देश के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, हम लोग अतीत के बारे में कैसे जाने, यहाँ पे दिया हुआ है अतीत के बारे में कैसे जाने। ठीक है, देखेंगे अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत की लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। हम पता लगा सकते हैं अतीत के बारे में कि उस समय की अगर हमें पुस्तकें मिल जाए तो उसे हम लोग पढ़ कर भी यह हमें ज्ञान अर्जित हो सकता है कि हाँ उस समय क्या हुआ था। यह पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, हाथ से लिखी हुई किताब को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। मेनू का मतलब होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्र और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। जो पांडुलिपि था वो हमारा, वे मेनू का मतलब होता है हाथ से लिखना, और जो पांडुलिपि पे लिखा जाता था वो एक हिमालय के क्षेत्र में वो विशेष प्रकार का एक भुर्ज नामक पेड़ था, उसके छाल पे लिखा जाता था।
और वो छाल काफ़ी देर तक संरक्षित रह सकता था, इसलिए उसे लिखते थे। देखिए पांडुलिपि ऐसे ही होता है, ये देखिए पांडुलिपि आपका है, यही वो भुर्ज का छाल है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इन वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़े ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। यह प्राय पांडुलिपि मंदिर और विवाहों से प्राप्त होता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं और जीवन औषधियों का विज्ञान आदि प्रकार का विषयों पर चर्चा मिलता है। कई ऐसे पांडुलिपि है जो कि वो नष्ट हो गए, उसको कीड़ा खा गया, और कई ऐसे पांडुलिपि है जो हमें विवाह से, ये पांडुलिपियाँ हमें मंदिरों और विवाह से भी प्राप्त होता है। यह अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताओं तथा नाटक भी है। इसमें से कई सांस्कृतिक में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आज लोग करते हैं। ठीक है, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख का भी अध्ययन कर कर हम पहले को बात को हम जान सकते हैं। ऐसा लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता है, उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। आप लोग ये लिख लीजिएगा अभिलेख क्या है। ऐसा लेख जो पत्थर मतलब कठोर वस्तु पर उत्कीर्ण किया जाता है, जैसे पत्थर पे और धातु पे, उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक और अन्य लोग जो अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उसका पालन कर सके। और ये लोग राजा महाराजा जो थे अभिलेख को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके, उनके आदेश का पालन हो सके, इसलिए अभिलेखों का उल्लेख किया जाता था। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिससे राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। यही नहीं, केवल राजा का ही नहीं मिलता है, बल्कि ऐसे अन्य लोगों का भी मिलता है जो उसने अच्छा काम किया है और वे लोग अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाई से अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ये देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन। लगभग 2250 वर्ष पुरानी यह अभिलेख है। ये जो अभिलेख है ये 2250 वर्ष पुरानी है। यह वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अफगानिस्तान से अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेत में बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानियों तथा आरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों का भाषा में है। ये दो भाषा में लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था जो अशोक था। अशोक के बारे में भी हम लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या कारण है, क्या लाभ थे? ऐसे करवाने से क्या कठिनाई आती थी? देखिए, ऐसे करवाने से कठिनाई बहुत आती है। जैसे कि अगर हम लोग पत्थर पर किसी चीज़ को उत्कीर्ण करवा रहे हैं तो हो सकता है कि पत्थर पे उत्कीर्ण करवाते समय पत्थर टूट भी जाए। अगर पत्थर टूट जाएगा तो फिर उतना देर का हम लोगों का जो भी मेहनत है वो व्यर्थ जाएगा। इसलिए इसमें बहुत सारी कठिनाई भी आती थी अभिलेख को उत्कीर्ण करवाने में। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। मतलब कि पुरानी वस्तुओं का जो भी व्यक्ति अध्ययन करता था उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेष, चित्रों की मूर्तियाँ। ठीक है, ये देखिए बाय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पत्र है। ये सब प्राचीन नगर से प्राप्त पत्र है। देखिए, इस तरह के पत्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था।
दाएं एवं पुरानी चांदी का सिक्का। इस तरह सिक्का का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्के में से यह सिक्का कौन सा भिन्न है? ये बहुत भिन्न है आज का सिक्का में और उस ज़माने के सिक्का में। देखिएगा तो ये सिक्का कितना अलग प्रकार का है। देखिए ये सिक्का कितना अलग प्रकार का है। अध्याय करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण तथा सिक्कों के प्राप्त के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। पुरातात्विक जो थे मतलब कि औजार, हथियार और बर्तन, आभूषण मतलब कि जो भी पहले का वस्तुआ है उसे खोजबीन करने के लिए खुदाई करते थे ताकि कुछ मिले अवशेष। इसमें से कुछ वस्तु पत्थर, पक्की ईंट तथा कुछ धातु के बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। आज से मान लीजिए कि 4700 वर्ष पहले का वस्तु अगर वैसे ही वस्तु होगा जो बहुत ही कठोर होगा, पत्थर होगा, लोहा होगा, वही वस्तुओं में प्राप्त होगी, अन्यथा और सब वस्तु तो नष्ट हो जाएगी इतने दिनों में। तो उसी को खोजने के लिए पुरातात्विकविद जो होते थे वो खुदाई करवाते थे। ठीक है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उनको यह जानकारी जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पुरातत्वविद जो होते थे वे हड्डियों भी खोजते थे, जैसे चिड़िया का हड्डी हो गया, मछलियों का हड्डी हो गया। इससे उनको यह जानने में आसानी होती थी कि लोग उस समय क्या खाते थे। ठीक है। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्य के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वे जले हुए के रूप में बचे रहते थे और इतने लंबे समय तक कोई खाद्य पदार्थ तो बचेगा नहीं, वही बचेगा जो जल जाता था और उसका अवशेष बचा हुआ था वहीं कहीं कहीं मिला हुआ है, अन्यथा वह नहीं बचेगा। इसलिए पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातात्विक के ज्ञान जानकारी के लिए इतिहास प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी वस्तुएं मिलती है उसे इतिहासकार स्रोत के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाते हैं। अगर कोई वस्तु, पुराना वस्तु अगर हमें मिले तो उसके बारे में जानकारी हमें लेने में बहुत ही रोचक हो जाता है इतिहासकारों के लिए, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विकविद उन जासूस की तरह हैं। इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के प्रयास के लिए करते हैं और इन सब जितना भी पहले की वस्तु है उसको हम लोग अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है सारा चीज़ों का उपयोग। ठीक है। जो भी वस्तु प्राप्त होता है। अतीत एक या अनेक, अतीत एक है या अनेक है। देखिए आगे, यह क्या तुमने यह पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसे इस तथ्य का और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। मतलब अलग अलग समूह के लिए जो भी लोग थे उनको अतीत को मतलब कि वो अलग अलग तरीके से वो मानते थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों का जीवन तथा व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन बहुत भिन्न था। इन सभी का जीवन एक दूसरे से काफ़ी अंतर था, काफ़ी भिन्न था इन सभी का जीवन में। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते हैं। जैसे आज हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग रीति रिवाज का पालन करते हैं, वैसे भी वो लोग भी अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवहार करते थे, अलग अलग रीति रिवाज करते थे। ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपने भोजन मछलियाँ पकड़ कर, शिकार कर कर, फल फूल संग्रह से प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों को निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे।
उस समय भी इस तरह का जो भी भेद थे अतीत में वर्तमान थे, क्योंकि उस जगह का लोग अलग अपना व्यवहार करते थे और दूसरे जगह का लोग वो भी अलग अपना व्यवहार करते थे, इसलिए वो लोग एक दूसरे से भिन्न रहते थे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखता था, और शासक उस समय का जो भी राजा थे, जो भी सम्राट थे, वो अपने विजयों जो भी विजय होते थे उसका लेखा जोखा रहते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, और यही कारण है कि वो लोग लिखवाते थे, जिससे आज हम लोगों को आसानी होती है कि उस समय कौन राजा था और कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी है और कहाँ कहाँ जीत पाई है, इससे हमें जानकारी यह मिलती है। ठीक है, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों में लेखा जोखा नहीं रखता था। बेचारे ये लोग क्या लेखा जोखा रहते, ये खुद में अपने में से इनको फुर्सत नहीं थी। आगे देखते हैं। पुरातत्व की सहायता से हम अनेक जीवन को जानने के में मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, और इन सभी के बारे में अभी हम लोग को जानना बहुत कुछ शेष है। अभी तो ये केवल आगे चलकर इस लोगों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, अभी ये केवल इन लोगों का परिचय इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है तिथिया का मतलब क्या होता है, देखेंगे। अगर कोई तुमसे तिथि का विषय पूछे तो तुम शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रतीक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए, ईसा मसीह का जन्म से तिथि से की जाती है। जैसे एक हम लोग अभी AD और एक BC का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ईसा मसीह का जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक उसके पहले हम लोग BC शब्द का प्रयोग करते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद से हम लोग AD का प्रयोग करते हैं। AD का मतलब, BC का मतलब ईसा पूर्व, ईसा पूर्व होता है। ठीक है, और AD का मतलब होता है ईसवी। तो हम लोग अभी AD को काउंट करते हैं ईसवी में, और जो लोग भी ईसा मसीह का जन्म से पहले थे वो BC शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अतः 2000 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष बाद से है। मतलब 2000 वर्ष पहले, देखिएगा यहाँ पे BC, एक मिनट रुकिएगा, BC हो गया, BC 2000 वर्ष। तो अभी से अगर आप लोग काउंट करेंगे तो ईसा मसीह का जन्म का कितना दिन हुआ, और जब तक उनका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले और हम लोग 2000 वर्ष पीछे जाएंगे, तब जाके हम लोग कह सकते हैं 2000 वर्ष पहले। ठीक है, 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में हमें 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान के पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे हम आपको बताएं कि अभी से ईसा मसीह के जन्म तक कितना दिन हुआ, और वहाँ से फिर हम लोग 2000 ईसा पूर्व बैक जाएंगे, तो जाकर ये तिथि हम लोग को निकल कर आएगी। देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इतिहास और तिथियों के बारे में जानकारी, हम लोग इसे भी पढ़ लेते हैं, एक भी लाइन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इतिहास और अतीत के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दिया हुआ है। अंग्रेजों में 20वीं, हिंदी में ईसा पूर्व की BC यहाँ पे दिया हुआ है। हम बताया आप लोग को, BC का मतलब होता है ईसा पूर्व पहले का तात्पर्य बिफोरा क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईसवी लिख पाते हो। एनो डोमिनी इसका हिंदी होता है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, और BC का मतलब होता है बिफोरा क्राइस्ट। एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BC भी का भी प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का प्रयोग बिफोरा कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं
क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तिथि का प्रयोग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ यहाँ पे ख़त्म हो गया आप लोग 6 क्लास का आप लोग का पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोग तक पहुँच सके, सभी वीडियो। ठीक है, थैंक यू।